हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज चलिए आज शुरू करते हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने इसका लेक्चर फिनिश कर दिया हुआ है। तो चलिए आज देखते हैं इस प्रैक्टिस सेशन में। तो आप लोग संख्या थोड़ा बढ़ाइए और आज के इस प्रैक्टिस सेशन में जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं उसमें आप पूरा का पूरा आप करने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेशन को। तो गाइस देख लीजिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, चाहे एलटीजीआईसी हो, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से, पहले इसकी तरफ हम चलते हैं कि आखिर कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं। और यह थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसकी तरफ चलते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए आपको बता दें, सबसे पहले जो टीजीटी की अगर हम बात करें, टीजीटी की गाइस यहां पर देखिए जरा, अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी 2021 में इससे इस टॉपिक से पूछे गए टोटल 5 प्रश्न। और टीजीटी 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 8 प्रश्न पूछे गए गाइस। अब सोचिए 8 प्रश्न कितने माने रखता है। और ये 5 ही प्रश्न, 5 एक छूट गया था तो टोटल 6 थे, इसमें मैंने 5 शामिल किया हुआ है इसमें। और अभी आपको दिखाएंगे, पूरे इन प्रश्नों को हम करवाएंगे, हल करवाएंगे गाइस आपको, ठीक है। तो देख लीजिए, और पीजीटी में 10 क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में, पीजीटी 2021 के एग्जाम में 10 प्रश्न आए थे और वहीं पीजीटी 2016 के एग्जाम में 16 प्रश्न आए थे गाइस। अब ये देखिए 16 प्रश्न एक टॉपिक से, टोटल जो 125 क्वेश्चन है तो उसमें से 16 प्रश्न एक टॉपिक से आ रहा है। तो कितना महत्वपूर्ण यह टॉपिक है आप लोग समझ लीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्रश्नों को हल भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं झूठ मूठ का आपको बता रहा हूं। अभी आपको इस प्रैक्टिस सेशन में मैंने शामिल किया हुआ है सभी इन्हीं प्रश्नों को। और एलटी ग्रेड में 6 प्रश्न आए हुए हैं। एलटी ग्रेड में कितने? 6 प्रश्न आए हुए हैं इस टॉपिक से, अर्थात इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से। तो चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। आखिर ये कौन से प्रश्न है? देखिए 16 10 कितना हो गया? 26, 26 6 32, 32 8 40, 40 5 45। तो आज के हम अपने इस प्रैक्टिस सेशन में टोटल 45 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं और आपको दिखाएंगे 45 प्रश्नों को हल कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को गाइस। चलिए, तो पहला अगर हम जो क्वेश्चन है उसकी तरफ अगर चले तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिए। ये है पहला प्रश्न। देखिए सबसे पहले क्रम से चल रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया 2021 में कितने पूछे गए हैं तो 5 प्रश्न। 2021 के जो 5 प्रश्न है पहले इसको देख लीजिए। अभी हाल ही में, चूंकि आप जानते हैं चाहे टीजीटी 2016 का क्वेश्चन हो चाहे टीजीटी 2021 हो, वो दोनों एक ही महीने के अंतराल में हुए थे एग्जाम। तो देख लीजिए 5 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति से पृथ्वी होगी। अगर वायुमंडल में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अब्सेंट हो जाए, न रहे, तो उस समय क्या होगा? कह रहा है इन द अब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ विल बी, कैसी होगी अर्थ? कह रहा है थार मरुस्थल जितनी गर्म हो जाएगी, पृथ्वी कह रहा है चंद्रमा जितनी ठंडी हो जाएगी, वर्षा वन जितनी हरित हो जाएगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लीजिए, एज हॉट एज थार डिजर्ट, एज कोल्ड एज मून, कह रहा है एज ग्रीन एज रेन फॉरेस्ट, नन ऑफ द अबव। टीजीटी 2021। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या है? एज कोल्ड एज मून। गाइस चंद्रमा जितनी ठंडी हो जाएगी अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अब्सेंट हो जाए तो। समझ रहे हैं? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसकी मात्रा जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे जो ग्लेशियर है, वहां की जो बर्फ है वो पिघलना शुरू करती है, तो जो जल स्तर है समुद्र का वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये मैं आपको बता दूं, कल का अगर जिन्होंने हमारा लेक्चर देखा है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का, जिन्होंने लेक्चर देखा है वो पूरे प्रश्न को हल कर लेंगे अगर बखूबी आपने ध्यान से पढ़ा है तो चलिए शुरू करते हैं। जो दूसरा प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं गाइस। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। ये है आज का ये दूसरा प्रश्न। थोड़ा बड़ा हो गया क्या, इसको छोटा सा कर लें। और ये देखिए दूसरा प्रश्न है, ये भी गाइस ये देख लीजिए, टीजीटी बायोलॉजी 2021 का यह भी क्वेश्चन है। तो इसको भी देखिए और इसका जो उत्तर है वह क्या होगा। कह रहा है विभिन्न वर्गों के मध्य उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को क्या कहते हैं। अगर विभिन्न वर्ग हैं उत्पादक उपभोक्ता के, जैसे आप पिरामिड नाम सुने हैं, पिरामिड में ये क्या है? यहाँ प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर उत्पादक हैं, और इन्हें खाने वाले पहले हर्बीवोर्स होंगे, ये कंज्यूमर ही होंगे। अब ऊपर प्रोड्यूसर को छोड़कर सब कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है। उपभोक्ता, ये उत्पादक हैं, उपभोक्ता। अब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्सरी और टॉप कंज्यूमर, ऐसा जानते हैं। तो ये उत्पादक पेड़ पौधे हैं, क्या हैं? पेड़ पौधे हैं, और इसको हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स शाकाहारी। तो इस तरीके से जो बनती है, कह रहा है इसके संबंध को क्या कहते हैं? कह रहा है खाद्य श्रृंखला कहते हैं,
कि खाद्य जाल कहते हैं, खाद्य चक्र कहते हैं, बी और सी दोनों। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा? तो देख लीजिए भाई, फूड वेब का बनता है, खाद्य जाल तो बनता है जब सब खाएं, जैसे पेड़ पौधा, इस पे खरगोश भी यहाँ पर है, उधर चिड़िया भी है, उधर दूसरे भी टिड्डी भी है, और उधर भी चल रहा है, एक दूसरे से संबंध बन जाता है खाद्य जाल। तो यह खाद्य जाल तो है नहीं। फूड साइकिल, ये फूड साइकिल, ये साइकिल नहीं भी कह सकते हैं क्योंकि फिर से वो चक्र नहीं आएगा। फूड साइकिल बोथ है, बी एंड सी, यह भी नहीं होगा, तो होगा क्या? फूड चेन। ये खाद्य श्रृंखला बनती है, एक दूसरे को ऐसे खाएगा तो ये एक श्रृंखला बन जाती है, खाद्य श्रृंखला बन जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ए इसका जो है राइट आंसर है। तो चलते हैं तीसरा प्रश्न क्या है उसकी तरफ भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही हम स्लोली चलेंगे गाइज, और बिल्कुल अच्छे से, आपका एक भी प्रश्न छूटे ना, आप इसको बिल्कुल क्लियर करते चलिए। ये तीसरा प्रश्न है आज का। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा तेजी से आप लोग सेशन को शेयर करिए। देखिए आपको बता दें, अगर संख्या आप लोगों की ज्यादा होती है तो हम देखते हैं कि अगर संख्या आपकी ज़्यादा है, आप रेगुलर बने हैं, तो हम भी थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाते हैं और रेगुलर आ जाते हैं। और ऐसे भी कई बहुत दिनों बाद यह लेक्चर स्टार्ट हुआ है, तो इस लेक्चर जो है ये क्लोज नहीं होना चाहिए, ये डिपेंड करती है आपकी संख्या के ऊपर। आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, तो उसके बाद फिर देखते हैं। देखिए जलोढ़ मृदा, ये सब 21 का ही क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैं बता दिया टीजीटी बायोलॉजी 2021 का, ये तीसरा है। कह रहा जलोढ़ मृदा का एक प्रकार है, कह रहा एलुवियल सॉयल इज अ टाइप ऑफ, किस प्रकार का ये एलुवियल सॉयल है? कह रहा जोनल सॉयल है, कह रहा इंट्राजोनल सॉयल है, ये दोनों नहीं है गाइस। कह रहा ए जोनल सॉयल है, कह रहा नन नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी नंबर, सॉयल। जलोढ़ मृदा अर्थात एलुवियल सॉयल इज अ टाइप ऑफ ए जोनल सॉयल, ए जोनल सॉयल। देखिए ये क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है ये माना गया है, जो आंसर सीट है उससे भी आप लोग देख सकते हैं। आप पूरे जो पास्ट ईयर का जो PYQ है उसको आप कलेक्ट करके रख लीजिए आप लोग, और उसको भी देखते रहिएगा इस, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है और उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये भी 21 में है, देख लीजिए। टीजीटी बायोलॉजी 2021 का यह भी क्वेश्चन है, ये बड़ा बड़ा सा दिख रहा है पूरा। कह रहा है यहाँ डॉट डॉट, क्या होगा यहाँ पर इन चारों विकल्प में से? कह रहा है एक पारस्परिक क्रिया, ऐसी एक पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न हानि और न तो लाभ होता है। कह रहा है एक जाति को तो लाभ होता है और दूसरी को न तो हानि होती है और न तो लाभ होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइज? इसका सही जवाब क्या होगा? कह रहा है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म भाई परस्पर दोनों को लाभ होता है, अगर 2 जातियां दोनों को लाभ होता है। प्रीडेशन, प्रीडेशन तो यह तो होगा नहीं, मैंने आपको कल बताया था, समझ रहे हैं। पैरासिटिज में यह भी नहीं होगा भाई, एक को हानि ये हो जाती है, मतलब एक दूसरे पर तो नुकसान हो जाता है, पैरासिटिज। कमेंसालिज्म इसका राइट आंसर है, क्या है? कमेंसालिज्म इसका राइट आंसर है सहभोजिता। सहभोजिता एक पारस्परिक क्रिया ऐसी जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो हानि होती है और ना तो लाभ होता है। तो यह है क्या? कमेंसालिज्म इसका सही आंसर है गाइस। सही आंसर क्या है? कमेंसालिज्म इसका राइट आंसर है। तो ये हो गया 4 का ए नंबर, इसका सही जवाब। चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी तरफ चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में कह रहा है आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को क्या कहते हैं? कह रहा है द पार्शली आइसोलेटेड पॉपुलेशन आर नोन एज, पार्शली आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को क्या कहते हैं? कह रहा क्लोन कहते हैं नहीं, हाइब्रिड कहते हैं नहीं, नीच कहते हैं नहीं, डीम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं गाइस? उसे कहते हैं डीम। टीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है। तो चलते हैं आगे। ये तो हो गए भाई 5 क्वेश्चन, मैं बता दिया आपको 2021 में जो आए थे। अब 2016 में कौन से क्वेश्चन आए हैं? 2016 में 8 क्वेश्चन मैंने बताया, तो ये 16 का है टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन। इसको देखिए, कर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते सभी लोग, 1 अक्टूबर होगा नहीं, 10 दिसंबर होगा नहीं, 21 सितंबर यह होगा नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? 5 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? 5 जून को मनाया जाता है, ये आप लोग जानते ही हैं। चलते हैं आगे, जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? ऑफ द फॉलोइंग व्हिच गैस प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट? कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है। बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है? क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पन्न करती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए अगला 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अपराइट पिरामिड पाया जाता है? किसमें अपराइट पिरामिड होता है? अपराइट क्या है भाई? सीधा।
ऐसा, और ऐसा जो बनता है वो है उल्टा। ठीक है, ये पिरामिड आप जानते हैं ना इस तरीके से। तो सीधा कह रहा बायोमास, जैव भार का पिरामिड, बायोमास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपराइट पिरामिड। तो कह रहा बायोमास, भाई अब देखो बायोमास का भी सीधा बनता है कि नहीं, और एनर्जी तो सदैव होता है, ये ऑलवेज जो है अपराइट होता है, ऑलवेज सदैव जो है अपराइट होता है। नंबर का पिरामिड ये भी बनता है। अब किसी में एक्सेप्शन स्वरूप जो है, जैसे पेड़ वेड़ में जो है उल्टा बन जाए वृक्ष का, तो वो नहीं, लेकिन सीधा होता है इसमें भी। तो 1 2 3, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालने वाला एक क्वेश्चन दिया था, समझ रहे हैं। तो ये हो गया एक ऑप्शन है चारों, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में किसमें अपराइट पिरामिड होता है। वैसे इसमें अगर कहता तो ये तो ऑलवेज है, सदैव ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, लेकिन ये भी सीधा होता है, ये भी सीधा होता है। अब एक्सेप्शन स्वरूप की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, कौन सा हो गया, डी नंबर हो गया। चलते हैं 9 नंबर पर, कि 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये रहा 9 नंबर का क्वेश्चन। अब ये कह रहा है खाद्य जाल में लकड़बग्घा तथा गिद्ध क्या होते हैं। कह रहा है इन अ फूड वेब हाइनाज एंड वल्चर्स आर, क्या होते हैं। कह रहा है प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। कह रहा है टीजीटी, ये टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन चल रहा है, ये श्रृंखला में सभी 2016 में क्वेश्चन आए हुए हैं। देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लकड़बग्घा और गिद्ध क्या होते हैं, भाई ये अपमार्जक होते हैं ना, क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं। सी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ये भी 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे पर्यावरण के समस्त सजीव और निर्जीव घटकों के एकीकरण से बना तंत्र क्या कहलाता है। द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। कह रहा इकोसिस्टम कहलाता है, इकोटोन कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है, कम्युनिटी कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 का सही जवाब क्या होगा गाइस। तो आप जानते हैं सजीव और निर्जीव के बीच जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब देखिए टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, फटाफट के अंदाज में चलते हैं। और हमने बताया कि कल हमने बोला था कि जिन्होंने कर का लेक्चर देखा था इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का, वो उनका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है अगर आपने सही से पढ़ा है तो मैंने आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया था। अच्छा, जो लोग चैनल पर नए हैं उनकी जानकारी लेके बता दें कि अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा, 92 19 00 85 22। अभी तक हमारे इस चैनल पर TGT PGT या LT ग्रेड जैसे लेक्चरर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उनकी अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करिए कि हमको पूरी PDF चाहिए, या एक PDF अगर आपको लेना है जैसे इसी का एक टॉपिक का तो 10 रुपये लगता है, समझ रहे हैं। पूरा आपको लेना है तो इस पर संपर्क करिए, इस पर आपको बता दिया जाएगा, प्रोसेस आगे बढ़ेंगे आपको मिल जाएगी PDF। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये है अगला 11 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकीय प्रदूषक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इसमें से कौन है। कह रहा है मरकरी, स्टील, ट्रैश मेटल, डोमेस्टिक सीवेज। भाई सर देखिए क्या है जैव निम्नीकरण प्रदूषण, क्या है, ऐसे प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित हो जाए, जिसका विघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो बायोडिग्रेडेबल, अब स्टील को क्या सूक्ष्म जीव कर पाएंगे, नहीं। मरकरी को कर पाएंगे, नहीं। ट्रैश मेटल, मेटल धातु है, नहीं। तो डोमेस्टिक सीवीज, घरेलू जो मलजल है इसको जो है सूक्ष्म जीव जो है सड़ा गला देते हैं, इसका अपघटन हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर 11 का कौन सा हो गया गाइस, 11 का हो गया डी नंबर। 12 पर चलते हैं कि 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। अभी देखिए 2016 की क्वेश्चन चल रहा है, ये भी 2016 का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए 2016 का ही क्वेश्चन है। ऐसा आ गया था ये मृदा से, यहाँ पर अभी एक मृदा से आपको वहां दिखाया था 21 में, ये मृदा से आ गया ये 2016 में। कह रहे दोमट मिट्टी में मृदा कण अनुपात कितना होता है। मृदा कण, लोम सॉयल में मृदा कण का अनुपात कितना होता है। एक टॉपिक हमारा सॉयल पर आने वाला है, एक टॉपिक हमारा सॉयल पर आने वाला है, मृदा पर। द प्रोपोर्शन ऑफ सॉयल पार्टिकल्स इज, कितना होता है अनुपात। कह रहा 80% सैंड, 20% क्ले अथवा सिल्ट अथवा बोथ है, ऐसा ये तो सभी में कॉमन ये लिखा है तो इसकी बात नहीं करते अभी हम फिलहाल इतने में कंपैरिजन करते हैं। 70% सैंड, 30% क्ले, 60% सैंड, 40% क्ले, 50% सैंड और 50% क्ले, ऐसा। तो आपको बता दें आयोग का जो उत्तर आया वो क्या है, 50% सैंड एंड 50% क्ले।
डी इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ये 12 हो गया। अब 13 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखिए और बताइए। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं, ये क्या कहलाते हैं? कह रहा है सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? कह रहा है स्टीनोथर्मल, पोकाइलोथर्मल, होम्योथर्मल, कह रहा है यूरीथर्मल। तो क्या कहलाता है? ये भी टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है यूरीथर्मल, अर्थात पृथुतापी। पृथुतापी देख लीजिए, जो जब जीव जो है तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पृथुतापी, यूरोथर्मल कह लेते हैं। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये रहा 14 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है काइलोराजी पाई जाती है। काइलोराजी क्या है? कह रहा है काइलोराजी इज फाउंड इन, किसमें पाई जाती है काइलोराजी? कह रहा है अपुंटिया, यूफॉर्बिया, एलॉय और स्पैरगस। 2021 का क्वेश्चन ये भी है। एक काइलोराजी क्या है? काइलोराजी जब कुल मिलाकर जब फ्लैसी हो जाता है, उसका पार्ट्स कैसा हो जाता है? फ्लैसी, गूदेदार हो जाता है, मांसल हो जाता है, तब उसे कहते हैं काइलोराजी। तो तना, तो ये पाया जाता है किसमें? एस्पैरगस में पाया जाता है गाइस। किसमें? एस्पैरगस में पाया जाता है। तो 14 का कौन सा हो गया? 14 का सी हो गया। 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर पीजीटी के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी टीजीटी के फिनिश हो गए। टीजीटी के 8 5 13 हो गए थे। ये देखिए यहाँ टीजीटी 8 प्रश्न 2016 में आए थे, 5 प्रश्न 2021 में आए थे। अब ये पीजीटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये पीजीटी का क्वेश्चन, पीजीटी बायोलॉजी 2021, ये देख लीजिए पीजीटी बायोलॉजी 2021। ये तो क्वेश्चन हो गया अभी एस्पैरगस। और यहाँ पर अभी आ गया 15 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है लवणोद्भिद फर्न है। कह रहा है हेलोफाइटिक फर्न इज, लवणोद्भिद फर्न कौन सा है? कह रहा है एडियंटम इमर्जिनेटम, कह रहा है एस्प्लिनियम निडस, एस्प्लिनियम निडस, कह रहा है एक्रोस्टिकम अरेयम और नन। इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? अब यहां से अगर दे देगा तब थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। ये मोस्टली जो है देख लीजिए कहां से, ये पीजीटी का क्वेश्चन है, इसलिए इसका जो लेवल है वो कुछ इस प्रकार से इसका लेवल, समझ रहे हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक्रोस्टिकम अरेयम, इसका सही जवाब है। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। कह रहा है पेड़ों का अस्तर विन्यास दिखाई देता है। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ट्री इज सीन इन, कैसा दिखाई देता है? कह रहा है पेड़ों का स्तर विन्यास दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है पेड़ों का स्तर विन्यास? कह रहा है ग्रास लैंड में नहीं, एल्पाइन रीजन में नहीं, कह रहा है टेम्परेट रीजन में नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जी हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका सही जवाब है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो वन है उसमें पेड़ों का स्तर विन्यास दिखाई देता है। पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। 16 का कौन सा हो गया? 16 का हो गया डी। अब 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। तो कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में महत्वपूर्ण वन्य जीव रखे गए। कह रहा है इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन प्लेस्ड इन, कह रहा है किसमें, कितने शेड्यूल में रखे गए? कह रहा है 2 शेड्यूल में नहीं, 3 शेड्यूल्स में नहीं, कह रहा है 6 शेड्यूल में नहीं, कह रहा है 5 शेड्यूल में। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है? 5 अनुसूचियों में। जो छठी अनुसूची है उसमें रखा गया था, प्लांट्स को रखा गया था। किसको रखा गया था? प्लांट्स को रखा गया। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? सी नंबर। चलते हैं आगे तरफ, चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देख लीजिए इसका लेवल क्या है, उसको भी आप बखूबी देख सकते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भाई साहब, ये देखिए थोड़ा छोटा कर दिया। कह रहा है वन्य जीव अभ्यारण्य में निम्नलिखित में से क्या अनुमत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या परमिटेड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? कह रहा हंटिंग ऑफ एनिमल, ये तो बिल्कुल ही नहीं भाई साहब। जब उसको मार देंगे वाइल्ड लाइफ को तो कहाँ रह जाएंगे? शिकार करना, जंतुओं का खेत शिकार करना, ये तो भाई अलाउ नहीं है। वृक्षों को काटना क्या अलाउ है? क्या कटिंग ऑफ ट्री, ये भी अलाउ नहीं है। कह रहे पशुओं को चराना, ये भी अलाउ नहीं है भाई साहब। जो होंगे ना वो सब अटैक कर लेंगे, मर जाएंगे। और कह रहा है ग्रेजिंग ऑफ कैटल नहीं, कह रहा है कलेक्शन ऑफ फ्रूट, फायरवुड एंड मेडिसिनल प्लांट। जी हाँ, ये सही जवाब है। फल, जलाऊ लकड़ी और औषधि पौधों का संचयन, ये जो है अलाउ है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? डी नंबर। 18 का क्या हो गया गाइस? 18 का हो गया डी नंबर। अब चलते हैं, हम बात करते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देखिए। ये देखो भाई साहब कितना बड़ा हो गया, बहुत छोटा कर दिया। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
यहां आपको बताना है, ये अभी मैं कर दूंगा, पहले इसको आप पढ़ लीजिए। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसमें से सही उत्तर चुनना है गाइस, ये देख लीजिए कौन सा इसका सही उत्तर है, वही आपको चुनना है। सहयोग निकट साहचर्य जिसमें एक जात लाभान्वित होती है। कह रहा है सहोपकारिता शिथिल साहचर्य जिनमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं। एमेंसालिज्म निकट साहचर्य जिनमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं। सहभोजिता एक जात दूसरी जात की वृद्धि को संदमित करती है। ये भाई जो संदमित करने वाला है तो एमेंसालिज्म हो जाएगा, ये सी का 4, ये इसका ये जुड़ जाता है। ये तो मैं आपको पहले ही बता दूं, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, समझ रहे, कल के लेक्चर में आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पर जो सहयोग है उसको देखिए और इसका बताइए उत्तर क्या होगा गाइस, इसका उत्तर क्या होगा आप लोग देखिए और बताइए। सहभोजिता का मतलब है कमेंसालिज्म, सहभोजिता का मतलब है कमेंसालिज्म। ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, कमेंसालिज्म, ये कमेंसालिज्म है, ये एमेंसालिज्म है, एमेंसालिज्म, एमेंसालिज्म। और एक है सहोपकारिता, सहोपकारिता ये है म्यूचुअलिज्म, 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 म्यूचुअलिज्म। तो ये देखिए और बताइए कि किसका कनेक्शन किसके साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इसका सही जवाब क्या है, देख लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो शिथिल साहचर्य जिसमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं। सहयोग, भाई सहयोग में दोनों को होता है, दोनों आपस में सहयोग होंगे यहाँ पर। और एक है जो सहोपकारिता, सहोपकारिता इसमें म्यूचुअलिज्म में, इसमें भी दोनों तो प्रभावित, दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं म्यूचुअलिज्म में। तो इसका हो जाए निकट साहचर्य जिसमें दोनों जातियां लाभान्वित होती हैं, सही है। तो एक बचा तो एक ये हो जाएगा भाई सहभोजिता कमेंसालिज्म, ये निकट साहचर्य जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है, एक जाति लाभान्वित होती है कमेंसालिज्म में। तो देख लीजिए कहाँ 1 का 2 यहीं पर, ये पहला ही ऑप्शन है 1 का 2 और बी का 3, सी का 4, डी का 1, बिल्कुल एकदम सही मिल रहा है पहले ही ऑप्शन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा और बाकी नहीं होंगे, देख लीजिए। तो चलते हैं, 19 का हो गया गाइस, 19 का ये हो गया। अब चलते हैं हम 20 नंबर का क्वेश्चन पर। ये 20 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 ये देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर क्या होगा। कह रहा है यहां पर एक जात दूसरी जात की वृद्धि को संदमित, ये देखिए वृद्धि को संदमित अगर करने की बात आ जाए किंतु उस पर आसन नहीं करती, यह कहलाता है। तो इसका अगर आ जाए, मैंने कल के लेक्चर में पहले ही बताया था भाई, इसका बिना देखे जो है एमेंसालिज्म इसका सही जवाब है। क्या है एमेंसालिज्म, एक जाति दूसरी जाति की वृद्धि को संदमित करती है, समझ रहे। वन स्पीसीज इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज बट डज नॉट फीड ऑन इट, दिस इज कॉल्ड एमेंसालिज्म। ये हो गया 20 का, कौन सा, डी नंबर हो गया, इसका सही जवाब है 20 का। अब चलते हैं 21 पर कि 21 का सही जवाब क्या है, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। पहले ये है 21 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है शब्द सरित जीवी तथा सरोजीवी संदर्भित करते हैं। द टर्म लोटिक एंड लेंटिक रिफर्स टू, कह रहा है मैराइन हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट, कह रहा है एस्चुराइन हैबिटेट। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस, फ्रेश वाटर हैबिटेट इसका सही जवाब है। कौन सा, स्वच्छ जलीय आवास को संदर्भित करता है, लेंटिक एंड लोटिक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। अगला प्रश्न ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ज्यादा छोटा है। कह रहा है किस एक क्षेत्र में चैपराल पाए जाते हैं। चैपराल, चैपराल क्या है, ऐसा एक स्थान, ऐसा एक जोन जहां पर जो वृक्ष हैं उसके जो पत्ते हैं चौड़े चौड़े होते हैं, कहें चापड़ जैसे आ गए तो चैपराल कहलाते हैं। कह रहा है चैपराल ऑकर्स इन वन ऑफ एरिया, किस एरिया में चैपराल होते हैं। कह रहा है अफ्रीका में, कनाडा में, कह रहा है साइबेरिया में, कह रहा है मेडिटेरेनियन क्षेत्र में। तो मेडिटेरियन इसका क्षेत्र जो है, यही इसका सही जवाब है गाइस, मेडिटेरेनियन क्षेत्र इसका 22 का हो गया, इसका सही जवाब डी नंबर, मेडिटेरेनियन क्षेत्र। यहां पर जो पौधे होते हैं उसके पत्ते कैसे होते हैं, थोड़े से चौड़े चौड़े होते हैं, यही कहलाता है चैपराल। चलते हैं आगे, चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। ये हो गया 22 का डी। अब 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा लाइट जवाब दे रही है, अच्छा आ गई। चलिए 23 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है जलमंडल में
निम्नलिखित अविषाक्तों में से कौन सा पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिकेंट इज फाउंड इन द हाइड्रोस्फीयर? करें नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसीय है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैसीय है। ओजोन, ये भी गैसीय है। डिटर्जेंट, जी बिल्कुल, ये इसका सही जवाब है, डिटर्जेंट। पीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक, पीजीटी बायोलॉजी 2021 के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इकोटाइप शब्द किसने प्रस्तावित किया? इकोटाइप शब्द किसने प्रस्तावित किया? हु क्वाइंड द टर्म इकोटाइप? इकोटाइप शब्द किसने प्रस्तावित किया? देख ले, कह रहा है ओडम टांसले, ये तो इकोसिस्टम बताए थे, वार्मिंग टरेसन। देख लीजिए, पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही जवाब क्या है? तो जो इकोटाइप है शब्द, ये किसने बताया था? टरेसन ने। किसने प्रस्तावित किया था? टरेसन ने, क्वाइंड द टर्म टरेसन। आगे चलते हैं, 24 हो गया, 25 नंबर के क्वेश्चन को देखिए और बताइए। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए और इसका सही जवाब क्या है? अब 2016 के जो क्वेश्चन ये चल रहे हैं, 2016 में 16 प्रश्न आए थे गाइज। 2016 में कितने प्रश्न आए थे? 16 प्रश्न आए थे 2016 में। तो देखिए और इसका सही जवाब बताइए। कह रहा है किसमें ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? कह रहा है आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, उत्तर ध्रुवीय प्रदेश में, दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश में। ओजोन इज प्रेजेंट इन लार्ज कंसंट्रेशन इन, कह रहा लोनोस्फीयर, आर्कटिक रीजन, ये नहीं है गाइज। स्ट्रेटोस्फीयर, गाइज ये सही जवाब इसका क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर में ही सबसे ज्यादा जो है ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या है? 25 का सही जवाब है बी नंबर, स्ट्रेटोस्फीयर। ये लाइट थोड़ा सा नौटंकी मचा रही है। चलो आगे देखते हैं, ये 25 हो गया। अब सी नंबर को देखते हैं कि आखिर 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर ये देखिए, कह रहा मानवीय पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में किस वर्ष में हुआ था? लो भाई साहब, ये पीजीटी का क्वेश्चन है, पीजीटी का क्वेश्चन है, ऐसा पूछ लिया है, ये समझ रहे हैं? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 26 है, बताइए। मानवीय पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, कब हुआ था? 1972 में। 1972 इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अगले तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या कह रहा है? 27 ये क्वेश्चन, लो भाई साहब, ये नीलगिरी आरक्षित जीवन मंडल अवस्थित है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है ये नीलगिरी? कह रहा है तमिलनाडु ओनली, कर्नाटका एंड केरला ओनली, तमिलनाडु एंड केरला ओनली, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका ओनली। पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है, नीलगिरी आरक्षित जीवन मंडल कहाँ स्थित है? जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी रिजर्व, ये कहाँ आता है? ये देख लीजिए, ये इसका सही जवाब क्या है? डी नंबर, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका ओनली, ये इसका सही जवाब है। तो देख लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 तक जो है आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लेकर चलना है 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लो भाई साहब, ये क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। मैं आपको बता रहा हूं कि हर दिन की तरह आपको यदि हमारे इस लाइव सेशन से जुड़ना है तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसी में जानकारी दे दी जाती है, कुछ भी जानकारी होती है उसमें दे दी जाती है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से जो लोग नहीं जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप से। और उसका मैं नंबर आपको बता देता हूँ, यह है 9219008522। और यदि आपको इस पूरे जो लेक्चर हैं उनकी PDF चाहिए तो इसी नंबर पर संपर्क करिए, आपको PDF भी मिल जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। तो चलते हैं, देखते हैं यह क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसको भी देख लेते हैं। और लाइट तो बिल्कुल, लाइट जो है ये परेशान कर रही है आज गाइस, कहीं से शॉर्ट हो रहा है, समझ रहे हैं? तो चलिए 28 का क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कुछ पारिस्थितिकी विज्ञानी हरे पौधों को पारक्रमिक कहना अधिक पसंद करते हैं। सम इकोलॉजिस्ट प्रेफर टू कॉल द ग्रीन प्लांट्स एज ट्रांसड्यूसर्स इन प्लेस ऑफ, किसके स्थान पर ग्रीन पौधों को सबसे पहले क्या कहा जाता है? क्या कन्वर्टर्स कहा जाता है? क्या नहीं। कंज्यूमर्स कहा जाता है? क्या नहीं। पायनियर्स कहा जाता है? नहीं। कहा जाता है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के स्थान पे कह रहे हैं वो ट्रांसड्यूसर ज्यादा कहना पसंद करते हैं कुछ वैज्ञानिक। तो यही है, प्रोड्यूसर के स्थान पर, समझ रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि कैसा है, वो सूर्य की ऊर्जा को एक दूसरी ऊर्जा में क्या करता है? चेंज कर देता है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो चलिए इसका सही जवाब हो गया सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 29 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं। पौधों में प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है। द फूड चेन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एनिमल इज, डेट्रिटस फूड चेन कहलाता है, पैरासिटिक फूड चेन, सैप्रोफाइटिक फूड चेन, प्रीडेटर फूड चेन क्या कहलाता है?
पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है। तो ये कहलाता है प्रीडेटर फूड चेन कहलाता है गाइस। प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला, अर्थात जो छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है ऐसी खाद्य श्रृंखला, पौधों से प्रारंभ होकर के छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की तरफ चलती है। तो ये हो गया 29 नंबर का क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 30 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि आखिर 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है। आज पूरे इस प्रैक्टिस सेशन में टोटल 45 क्वेश्चन हैं। 45 क्वेश्चन देख लीजिए कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सब 2016 के चल रहे हैं, पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन चल रहे हैं। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड, ये देख लीजिए ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। कह रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड इकोसिस्टम, चाहे पॉन्ड में पूछे चाहे कांड में पूछे, अगर ऊर्जा का पिरामिड पूछ रहा है तो सदैव सीधा होता है गाइस। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। तो देख लीजिए कहाँ इन्वर्टेड, नहीं। फर्स्टली इन्वर्टेड ऐसा नौटंकी कुछ नहीं, ये अपराइट ओनली। कैसा होता है, अपराइट ओनली, ये इसका सही जवाब है ऊर्जा का पिरामिड। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं वही लिंडेमान का 10% जो नियम है वो लागू होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एबायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम। एक पारिस्थितिक तंत्र में एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, अजैविक घटक, अर्थात जो निर्जीव होते हैं अजैविक घटक सदैव। बैक्टीरिया ये सजीव होते हैं, ये तो होगा नहीं। क्लोरेला ये भी बैक्टीरिया है तो होगा नहीं, सॉरी क्लोरेला नहीं, ये एल्गी है। डेफनिया ये भी होगा नहीं। कह रहा है वाटर, तो यही इसका सही जवाब है वाटर। वाटर कैसा है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है वाटर, इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 31 का हो गया। 32 नंबर का देखिए, कह रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम काज्ड बाय इम्प्योर वाटर ऑफ, कह रहा आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी और नाइट्रेट। तो किसकी अधिकता से होता है, पीजीटी और टीजीटी दोनों में यह क्वेश्चन पूछा है गाइस, ये दोनों में यह क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए आज आपको थोड़ा सा कार्य कर देते हैं, जैसे पहले ये प्रोसेस चल रहा था वैसे यह प्रोसेस चलता रहे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कार्य देता हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम समझ रहे हैं, जैसे इटाई भी होता है एक ठो, है ना, कार्डियम के कारण। तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, जल में किसकी अधिकता से होता है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। लेकिन हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं 9219008522 और एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। अगर आपका सही जवाब होगा तो अगले लेक्चर में आपके नाम को शामिल कर लिया जाएगा। एक बेहतरीन मोटिवेशनल थॉट के साथ होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो चलिए, बहुत सारे लोग हैं मोटिवेशनल थॉट देने वाले, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इस लाइव सेशन के बाद में। चलिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है मेथमोग्लोबिनीमिया का कारण है। मेथमोग्लोबिनीमिया इज काज्ड बाय, मेथएमिमोग्लोबिनिमिया इज काज्ड बाय, कह रहा है नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, लेड टॉक्सिसिटी, ऑक्सीटोसिन, कह रहा है फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। भाई साहब किसके कारण होता है ये, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 किसके कारण होता है, तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के कारण होता है, जिसके कारण वही लास्ट में वही ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न होता है, समझ रहे हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक 34 नंबर का क्वेश्चन, करें निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा निर्माण से संबंधित है। कौन सी प्रक्रिया मृदा निर्माण से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिलेटेड टू सॉइल फॉर्मेशन, लेटराइजेशन, करें पोडोसोलाइजेशन, ग्लीजेशन और ऑल ऑफ द अबव। तो देख लीजिए, ये मैं कल जो आपको बताया था उसमें जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है उसमें तो सभी थे, सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। 34 का कौन सा हो गया, 34 का हो गया डी नंबर। चलते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा भाई साहब ये अटपटा आ गया। 35 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा ये देखिए, 35 नंबर का क्वेश्चन शायद आप पढ़ पा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन लो और बड़ा कर देते हैं भाई। ये 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। थ्रीडेंड कैटेगरीज है और रिप्रेजेंटेशन इन रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में एक ऐसी सीट होती है जो किसको प्रेजेंट करती है। कह रहा है इंडेजर्ड जो स्पीसीज होती है इसको किस सीट में शामिल किया गया है, जो लगभग विलुप्ति के कगार पर होती हैं, इसको शामिल किया गया है रेड सीट में। रेड सीट में उस रेड डाटा बुक के पन्ने ही लाल होते हैं, उसमें सभी इंडेजर्ड स्पीसीज को शामिल किया जाता है। और जो वल्नरेबल है
ये किसमें, इसको किसमें, ये अंबर सीट में शामिल किया जाता है गाइस, अंबर सीट में। जो रेयर स्पीसीज हैं, रेयर बहुत कम, तो व्हाइट सीट में इसको शामिल किया जाता है। किसमें, व्हाइट सीट में, व्हाइट एकदम साफ साफ, और आउट ऑफ डेंजर हरा एकदम बिल्कुल होता है, तो इसको ग्रीन सीट में शामिल किया जाता है। मिलान कर लीजिए, ए का 4 2 में है, तो ये पहली बात तो ये भी नहीं होगा, ये ए का 4 अभी क्लियर नहीं है, और बी का 2 क्लियर है, दोनों में है, और सी का 1 होना चाहिए, सी का 1 ये पहला है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं आगे, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। ये है अगला प्रश्न 36 नंबर का, कह रहा है प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। प्राथमिक उत्पादकता किसमें सर्वाधिक होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन, किसमें मैक्सिमम होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, टेम्परेट फॉरेस्ट में, कह रहा है मानसून फॉरेस्ट में। तो इसका सही जवाब है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 36 का क्या हो गया, 36 का हो गया ए नंबर। अब 37 पर चलते हैं कि 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 37 का देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस जलीय जीवों की प्राथमिकता उत्पादकता उच्चतम है। विच आर द फॉलोइंग एक्वेटिक बायोम्स हैज द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कह रहा है स्वैम्प्स नहीं, कह रहा है एस्चुरी नहीं, कोरल रीफ जी इसका सही जवाब क्या है, कोरल रीफ इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय पर्वतीय पादप क्षेत्र का विस्तार कितना है। कह रहा है माउंटेन जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालय फ्लोरिस्टिक रीजन एक्सटेंड फ्रॉम, कह रहा है 1000 से 5000 फीट समुद्र तल से ऊपर नहीं, 5000 से 10000 फीट समुद्र तल से ऊपर नहीं, 5000 से 11675 फीट समुद्र तल से ऊपर जी, यही इसका सही जवाब है। सी इसका सही जवाब है, 5000 से 11675 फीट अबव सी लेवल इसका सही जवाब है। 38 का क्या हो गया, 38 का हो गया सी नंबर। अब चलते हैं 39 नंबर पर, 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है 39 नंबर में टेहरी डैम, टिहरी बांध इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, किस नदी पर बना है टिहरी बांध। कह रहा है यमुना नदी पर, रामगंगा नदी पर, अलकनंदा पर, कह रहा है भागीरथी पर। तो इसका सही जवाब क्या है, भागीरथी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं गाइस। देखिए ये है अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा सा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। ऐसा कह रहा है जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है और फिर तेजी से तथा अंततः स्थायी हो जाती है तो समष्टि वृद्धि चक्र क्या कहलाता है। पहले धीमी गति से चलेगी ऐसे धीरे धीरे, फिर तेजी से बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है, अंततः वह स्थायी हो जाती है और अस्थायी हो जाती है फिर ऐसे। तो ये थोड़ा सा कैसे बन रहा है, यस टाइप का बन रहा है ना, यस टाइप का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा यस आकार का, बी इसका सही जवाब है गाइस, बी यस शेप्ड। देख लीजिए, पढ़ लीजिए इंग्लिश भी। एलटी ग्रेड, अभी एलटी ग्रेड के क्वेश्चन को हम लेकर के स्टार्ट किए हैं। एलटी ग्रेड एग्जाम में जो है ये लगभग 6 क्वेश्चन आए हैं एलटी ग्रेड में। तो एलटी ग्रेड के क्वेश्चन को देख लीजिए। लाइट वास्तव में बहुत अत कर दी है भाई। ये हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 41 ये देखते हैं। 41 में कह रहा है वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरणों को अवशोषित करती हुआ है। ये कल के उसमें बिल्कुल बताएं साफ साफ। द ओनली गैस इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन एब्जॉर्ब द सन्स डेंजरस रेडिएशन। कौन जो है एकत्रित कर लेती है खतरनाक विकिरण को, अवशोषित कर लेती है। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, ओजोन। जी बिल्कुल, ओजोन ही उसको खतरनाक विकिरण को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अगला चलते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो अगला क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लीजिए। कह रहा है द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक्स डाउन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इनटू क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय। कह रहा है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पर जो ओजोन परत है वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ब्रेक डाउन हो जाती है। किसमें, क्लोरीन में, फ्लोरीन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो किसके कारण ये ब्रेक डाउन होती है, किसके कारण ये ब्रेक डाउन होती है। कह रहा केमिकल एक्टिविटी के कारण नहीं, फिजन के कारण नहीं, अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी। जी अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी के कारण, पराबैंगनी सक्रियता, पराबैंगनी किरणों की सक्रियता के कारण ये जो है फ्लोरीन और क्लोरीन और कार्बन एटम में ये क्या हो जाता है, ये बिल्कुल ब्रेक्स हो जाते हैं। तो एलटी ग्रेड का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये है 43 नंबर का।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड साइकिल। करेक्ट फूड साइकिल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य चक्र है। कह रहा है टिड्डा को सांप खाएगा, हाँ खाएगा। सांप को गिद्ध खाएगा, सही है। गिद्ध को मेढक खाएगा, ये कहाँ खाएगा मेढक, नहीं ये गलत है। कह रहे टिड्डा को मेढक खाएगा, हाँ टिड्डा को मेढक खाता है। मेढक को सांप खाता है, ये भी सही है। कह रहा है सांप को गिद्ध खाता है, ये भी सही है। तो ये तो सही है। अगला भी देख आगे तो मेढक को टिड्डा, टिड्डा को सांप, सांप को गिद्ध। हाँ मेढक को टिड्डा, ऐसा नहीं, टिड्डा को मेढक, ये भी गलत है। मेढक को सांप खाता है, सांप को टिड्डा नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, बी नंबर इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड साइकिल, देख लीजिए। ग्रास होपर को फ्रॉग, फ्रॉग से स्नैक, स्नैक से वल्चर, ये इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। कारण नेपेंथीज कीटभक्षी पौधा, जी घटपर्णी ये बिल्कुल जो है कीटभक्षी पौधा ही है। कुस्कुटा परजीवी पौधा है, जी बिल्कुल कुस्कुटा परजीवी पौधा है। ये कुस्कुटा जो है पैरासाइटिक प्लांट है और नेपेंथीज इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कह रहा है विट्रिकुलेरिया हाइड्रोपाइट, ये भी सही है। कह रहा ओरोब्राइन की मरोदभित पौधा, जीरोफाइटिक, ये जीरोफाइटिक नहीं है भाई साहब, ये टोटल रूट पैरासाइट है। ओरोब्राइन की टोटल रूट पैरासाइट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर, सही सुमेलित नहीं है, टोटल रूट पैरासाइट है। आगे चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये अगला कह रहा है हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण को रोकथाम के लिए लागू किया गया था। ये योजना किस प्रकार के प्रदूषण रोकथाम के लिए लागू किया गया था। ग्रीन मफलर स्कीम, ग्रीन मफलर स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए ग्रीन मफलर स्कीम जो है ना तो एयर पोल्यूशन के लिए, ना वाटर, ना रेडिएशन, क्या है किसके लिए, साउंड पोल्यूशन के लिए। यही कारण है कि जो सड़कें होती थी, सड़कों के दोनों किनारे जो है वृक्ष लगाए जाते थे ज़्यादा, ठीक है, साउंड पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड साउंड पोल्यूशन, आप जानते हैं। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में टोटल 45 प्रश्नों को हम लेकर के आए थे, जो ये देखिए सभी LT ग्रेड के एग्जाम में जो पूछे गए थे 6 क्वेश्चन। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो टॉपिक है लंबा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं गाइस। बताइए कि जो 2016 के एग्जाम में 16 प्रश्न आ गए पीजीटी के एग्जाम में, एक ही एग्जाम में 16 प्रश्न आ गए इससे। तो जिसका टॉपिक ये मजबूत है तो वो सिलेक्शन ले लेता है, समझ रहे हैं। तो किसी भी टॉपिक को कमजोर ना समझें और हर दिन आप रेगुलर रहें और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहें। तो चलिए गाइस, और एक बार और बता दें, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जुड़ जाएं, 9219008522। इससे जुड़ने के लिए आपको देखिए पढ़ाई करने वाले हैं तभी आपको हम जोड़ते हैं यहाँ पर, फालतू लोगों को नहीं। तो आपको जो अभी जितनी भी हो चुके हैं लेक्चर, उनके PDF आपको लेने पड़ेंगे। तो PDF आप लेंगे, उसकी जानकारी यहाँ दी जाती है, फिर आपको वहाँ से ग्रुप की लिंक शेयर की जाती है, वहाँ जहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन, नए ऊर्जा और नए लेक्चर के साथ। लेकिन आप लोग हर दिन रेगुलर रहिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।